ठीक है, पढ़ते हैं। देखो 27 हम कल करेंगे सेक्शन, बाकी सारे हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, 38 तक। 39 to 45 डील करता है क्या चीज? ओपिनियन ऑफ अ थर्ड पर्सन। ओपिनियन ऑफ अ थर्ड पर्सन, पहले इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी का हो गया एक्सीडेंट, नहीं, किसी का हो गया मर्डर। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओपिनियन ऑफ अ थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए ने किया बी का मर्डर। ठीक है, इसका केस चला गया कोर्ट में। अब ये जो कोर्ट में ये जो मजिस्ट्रेट बैठा है, ये कौन है? इसे सिर्फ लॉ की नॉलेज है। ठीक है, इसे मेडिकल से रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं है। तो कहते हैं कि अब यहाँ पर इस मर्डर का पोस्टमार्टम किया जाएगा, रिपोर्ट वगैरह बनाई जाएगी कि इसे मारा गया या इसने सुसाइड किया। तो कहते हैं ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? डॉक्टर बताएगा। तो डॉक्टर यहाँ पर क्या है? एक थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो कह रहा है कि सारी नॉलेज जो है वो सिर्फ मैजिस्ट्रेट को नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो थर्ड पर्सन होता है उसका हम ओपिनियन लेंगे किसी पर्टिकुलर केस के अंदर। वो रेप का केस भी हो सकता है, मर्डर का हो सकता है, या कोई भी चीज, कोई भी केस हो सकता है, उसमें हम थर्ड पर्सन का ओपिनियन ले सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन समझ आई? हाँ मैम। हम्म। अब देखो, अब इसमें ना हमें कुछ चीजें याद करनी है, कुछ वर्ड्स को लर्न करना है। ये कह रहा है, सेक्शन नंबर ये था 39 to 45। तो कह रहा है कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, सबसे पहली बात, डॉक्टर एक एक्सपर्ट होता है। वो एक मेडिकल जो प्रोफेशन है, जो फील्ड है, उसका क्या है? एक एक्सपर्ट है। हम जैसे लोगों को मेडिकल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मतलब जो हम लोग हैं, हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो बच्चे लॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोलते, द कोर्ट कैन नॉट फॉर्म अ करेक्ट जजमेंट। भाई हमें जो जजमेंट है, जो जज है, कोर्ट है, उसे क्या पता कि ये मर्डर हुआ है, सुसाइड हुआ है, जहर कौन सा दिया गया, जानबूझ कर दिया गया? हमें तो नहीं पता। ये कौन चेक करके बताता है? डॉक्टर चेक करके बताता है। तो कहता है कि जब कोर्ट करेक्ट जजमेंट ना कर सके, और उसे क्या चाहिए? किसी थर्ड पर्सन की हेल्प चाहिए, किसी स्पेशल स्किल्स के अंदर। जैसे कि एक जज है, उसे कंप्यूटर चलाना इतने अच्छे से नहीं आता। उसे वो क्या बोलते हैं, वो कंप्यूटर में जो कोडिंग करते हैं, जो जज है उसे कोडिंग करना नहीं आएगा। ठीक है, अब मान लो कि किसी कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड कोई केस आ गया, तो कोर्ट को कैसे पता लगेगा? तो कहते कि वहां पर क्या है, किसी पर्सन के स्किल्स हमें चाहिए होंगे। तो वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी किसी पर्टिकुलर पर्सन की, जिसे उस पर्टिकुलर प्रोफेशन या फील्ड से रिलेटेड उसे नॉलेज हो। एग्जाम्पल, जैसे कि राइटिंग एक्सपर्ट हो गया। क्या हो गया? हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी होते हैं कि भाई ये हैंड राइटिंग किसकी लिखी हुई है। जैसे कई बार कोई इंसान सुसाइड कर लेता है और उसने वो लिख के मर जाता है, तो वहां पर फिर यहाँ पे जज, जो हमारा जज होगा, जो कोर्ट होगा, उसे तो नॉलेज नहीं होगी। फिर वो क्या करेगा? फिर ये वाला जो क्या है, किसी थर्ड पर्सन को दिया जाएगा, जो हैंड राइटिंग वगैरह में एक्सपर्ट होगा, उसे दिया जाएगा कि देखो भाई क्या ये हैंड राइटिंग इसी की है या नहीं है। तो ये इसमें एग्जाम्पल में लिखा है। और कहते हैं कि फिर वो जो ओपिनियन देगा थर्ड पर्सन, वो रेलिवेंट माना जाएगा। जो थर्ड पर्सन होगा, वो जो ओपिनियन देगा, वो रेलिवेंट माना जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ मैम। ये बहुत आसान है, इसमें मतलब बिल्कुल जनरल नॉलेज है। फिर बोल रहा है कि व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट, कोर्ट कब कब ओपिनियन ले सकता है? एक फॉरेन लॉ में, साइंस आर्ट में, जब किसी की हैंडराइटिंग को हमें आइडेंटिफाई करना है तब वो ले सकता है।
फिंगर इंप्रेशन, जैसे मान लो कि ये फिंगरप्रिंट किसका है, कौन पता कराएगा? डॉक्टर पता करेगा या और कौन पता करता है, मेरे को पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सारी चीजों के लिए हम किसी थर्ड पर्सन को कहेंगे कि आइए और आप ये चेक करके बताइए। ठीक है, देन द पर्सन हु इज स्किल्ड स्पेशली। अब भाई किस पर्सन को बुलाया जाएगा? जैसे डॉक्टर, डॉक्टर के पास डिग्री होनी चाहिए, हम उसी डॉक्टर को बुलाएंगे। ऐसा नहीं कि राह चलते किसी को भी बुला लेंगे ओपिनियन देने के लिए, नहीं। हम ओपिनियन उसी पर्सन का लेंगे जिसके पास स्किल्स है, नॉलेज है, उसके उस प्रोफेशन में वो मास्टर है, उसी को कहेंगे और उसी को एक्सपर्ट कहा जाएगा। एन एक्सपर्ट हु हैज एक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस होगा साइंस, आर्ट, ट्रेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, उसे ही हम क्या कहेंगे? उसी का हम ओपिनियन लेंगे और उसे ही एक्सपर्ट कहेंगे। सच नॉलेज में हैव बीन एक्वायर्ड बाय प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च स्टडीज। वो बोलता है कि उस ओपिनियन, जो ओपिनियन दे रहा है, जो थर्ड पर्सन है, उस पर्सन के पास क्या होना चाहिए? भाई उसकी नॉलेज जो है उसके पास कैसे है, उस वो प्रैक्टिस करता हो, डॉक्टर हो, ऐसा नहीं है कि रिटायर हो गया, कुछ नहीं, प्रैक्टिस करता हो, ऑब्जर्वेशन रिसर्च वगैरह करने से ही वो क्या करेगा? पता करेगा। क्योंकि भाई लॉ तो हमें भी पता है, अगर लॉ से रिगार्डिंग अगर कोई भी कंसेप्ट आएगा फिर तो वो जो कोर्ट होगा, जज होगा, वो खुद देख लेगा। ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जिसमें कोर्ट की नॉलेज बहुत कम है। ठीक है, अब आ जाता है एविडेंशियरी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बोल रहा है एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। कोर्ट हैज टू इंश्योर बिफोर एडमिटिंग एनी ओपिनियन दैट दैट पर्सन इज एन एक्सपर्ट। अब देखो भाई, किसी थर्ड पर्सन ने कोई ओपिनियन दिया, किसी थर्ड पर्सन ने कोई ओपिनियन दे दिया, तो ये क्या कह रहा है कि कोर्ट जो उसने ओपिनियन दिया उसे एडमिट करने से पहले क्या देखेगा कि क्या ये पर्सन एक्सपर्ट है। ठीक है, एक्सपर्ट मस्ट बी एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। जैसे डॉक्टर, ठीक है, कोई रेप का केस आया, डॉक्टर को कहेंगे हाँ भाई रेप हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, रिपोर्ट दिखाओ। तो उस वो जो एक्सपर्ट है ना, जो ओपिनियन लेकर आया अपना कि हाँ सर इसके साथ रेप हुआ है, हर्ट हुआ है, ग्रीवियस हर्ट हुआ है, जान के मारा गया है, सुसाइड नहीं है, तो कहते हैं यहाँ पर एग्जामिन किया जाएगा एक्सपर्ट को, और क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जाएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब आगे से आगे सवाल पूछना। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, एक्सपर्ट ओपिनियन इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। कहते हम बिल्कुल निर्भर नहीं है इसके ओपिनियन पर, क्योंकि भाई डॉक्टर है, क्या पता पैसे खिला दे और झूठ बोल दे। बिल्कुल निर्भर नहीं रहेंगे, हम क्या करेंगे? कोरेबोरेशन। जैसे कि डॉक्टर ने कोई ओपिनियन दिया, इसका ओपिनियन हमने कंसीडर कर लिया, ओपिनियन हमें कंसीडर कर लिया, कंसीडर करने के बाद हम इस केस को देखेंगे कि क्या इसमें मैच हो रहा है। अगर हमें लगेगा तो हम इसका ओपिनियन ले लेंगे, अदरवाइज रहने देंगे, हमें फिर जरूरत ही नहीं है इसका ओपिनियन कंसीडर करने की। तो ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि सब्सटैंटिव पीस नहीं है कि हम इसी के ऊपर निर्भर रहेंगे, नहीं, हम बाकी चीजें भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एक केस के अंदर बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं। फिर बोल रहा है कि इफ इज नॉट मैम, सेफ प्रैक्टिस। कोरोबोरेशन मतलब कंसिडर करना। नहीं नहीं नहीं, कोरोबोरेशन का मतलब है हमें कुछ और एविडेंसेस की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है मैम। मतलब सिर्फ एक्सपर्ट का ओपिनियन नहीं रहेगा, उसके अलावा भी हमें क्या चाहिए? थोड़ा सा और एविडेंसेस चाहिए होंगे, क्योंकि हम सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन के बेसिस पर नहीं। भाई वो तो सिर्फ अपना ओपिनियन देके जा रहा है, उसे केस के बारे में थोड़ी पता है, इसलिए हमें बाकी चीजों की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। हाँ मैम। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, कोरोबोरेट का मतलब कि सिर्फ सपोर्ट करना, ये हमारे केस को सपोर्ट करेगा, लेकिन इसके ऊपर हम निर्भर नहीं रह सकते ओपिनियन के ऊपर। क्लियर है? हाँ मैम। अब है लास्ट पॉइंट है, इफ इट इज नॉट सेफ प्रैक्टिस रिलाइड अपॉन एक्सपर्ट ओपिनियन विदाउट द कोरोबोरेशन विद द रिलायबल एविडेंस। कह रहा है कि अगर ये सेफ नहीं है, जैसे कि मान लो अगर हमने फॉर एग्जांपल हमने किसी डॉक्टर को कहा कुछ रिसर्च करने के लिए और वो उसके लिए सेफ नहीं है, तो कहते हैं फिर हमें जरूरत नहीं है उस एक्सपर्ट को कहने की कि आप अपना ओपिनियन दो।
जैसे कई बार होता है अगर किसी को पता लगा कि हाँ यार ये तो मेरी सच्चाई बता देगा, इसे पता लग जाएगा डॉक्टर को, तो उसे मारने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरीके से, तो कहते हैं फिर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर बिना कोरोबोरेशन के क्या बोलते हैं, अगर वो प्रैक्टिस मतलब जो वो एक्सपर्ट ओपिनियन है, जब वो कोई काम कर रहा है, ठीक है, वो उसके लिए सेफ नहीं है, तो वो जो कुछ भी बोलेगा मतलब उसके लिए सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हमें ओपिनियन दे दिया, तो हम उसके ऊपर रिलायबल हो जाएंगे। उसने जो एविडेंस देगा वो रिलायबल हो जाएंगे हम उसके ऊपर। ठीक है, समझ रहे हो ना मैंने क्या हाँ, कहना चाहती हूँ? हाँ। हाँ तो मैम। दरवाजा लगा दो। एविडेंस ऑफ अ स्नीफर डॉग्स। वह जैसे कि वो डॉग्स होते हैं जो जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, जो स्मेल से पता कर लेते हैं ना, तो वो भी एविडेंसेस इसमें कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, हाँ मैम। फिर है दूसरा क्लॉज, ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अब बस सब कुछ सेम है इसमें, एक वर्ड ऐड कर दिया इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का, कि उसे भी हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। Court has to make an opinion about the information transmitted or stored। क्या कह रहा है कि भाई ओपिनियन ने क्या किया, किसी एक्सपर्ट ओपिनियन ने किसी इंफॉर्मेशन को क्या किया है, स्टोर करके रखा है हमारे कंप्यूटर रिसोर्स में। ठीक है, एग्जामिनर, ओपिनियन ऑफ द एग्जामिनर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, कोई भी वो अगर वो हमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लाके देता है, स्टोर करके रखता है या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें रेलिवेंट मानी जाएंगी। क्लियर है? हाँ मैम। फिर है 40, ये कह रहा है फैक्ट बेयरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, कि ऐसे फैक्ट जो कि हमारे क्या है, फैक्ट बेयरिंग अपॉन ओपिनियन, ऐसे फैक्ट जो कि क्या है, डिपेंड रह रहे हैं हमारे ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट पर। जैसे कि फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, मतलब कि ऐसे कुछ फैक्ट जो कि हमें लग रहा है कि रेलिवेंट नहीं है, नो रेलिवेंट, ऐसा ही हमने सेम पढ़ा था ना सेक्शन नंबर 9, फैक्ट नॉट रेलिवेंट बिकम अ रेलिवेंट, ये कुछ वैसा ही है। तो हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे कुछ फैक्ट जो कि रेलिवेंट नहीं है, हमें लग रहा है कि रेलिवेंट नहीं है लेकिन वो रेलिवेंट है, तो वो भी, तो ये वाला सेक्शन वही बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है कि ऐसे कुछ फैक्ट जो कि हमें रेलिवेंट नहीं लग रहे लेकिन वो क्या है, रेलिवेंट हैं। अब वो रेलिवेंट कब होंगे, जब वो क्या करेंगे, किसी चीज को सपोर्ट करेंगे। मैंने ये पढ़ाया था सपोर्ट करना, रिवर्ट करना, वही वही वाला पॉइंट आ गया इसमें ऐड, बिल्कुल सेम, कि ये वो वाले ऐसे चीजें जो क्या कर रही है, जो कि सपोर्ट कर रही हैं, जो कि बता रही हैं कि हाँ देखो ये चीज क्या है, रेलिवेंट है। या फिर वो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है लेकिन, इनकंसिस्टेंट है एक्सपर्ट के ओपिनियन से लेकिन वो रेलिवेंट मानी जाएगी। इनकंसिस्टेंट, बस ये वर्ड आपको याद रखना है कि वो इनकंसिस्टेंट है किससे, एक्सपर्ट के ओपिनियन, ओपिनियन से, मतलब एक्सपर्ट जो हमारा है वो कुछ और बोल रहा है, एविडेंसेस कुछ और बोल रहे हैं, फैक्ट कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसे क्या मानेंगे, हम उसे रेलिवेंट मानेंगे। क्लियर है? हाँ मैम। यार ये हम्म, अच्छा यार ये तो विटनेस के बारे में बोल रहा है। देखो, एक्सपर्ट का मतलब समझो कि वो सिर्फ अपना ओपिनियन बता रहा है, ये इस विटनेस ने अपनी आंखों से देखा है किसी का मर्डर होते हुए। ठीक है, तो ऑर्डिनरी विटनेस क्या, ही गिव्स एविडेंस ऑन अ फैक्ट व्हाट एक्चुअली हैपन, जो एक्चुअल में हैपन हो गया उसके बिहाफ पर वो क्या बता रहा है, विटनेस। जैसे मान लो मैंने देख लिया कि ए ने बी का मर्डर कर दिया, मैंने कोर्ट में जाके वैसे ही बता दिया, तो मैं हो जाऊंगी ऑर्डिनरी विटनेस। लेकिन मान लो मैंने ए का मर्डर कर दिया, अब कोई डॉक्टर आएगा उसे चेक करेगा, ठीक है, देखेगा कि क्या ये है वैसा ही। एक सेकंड यार, फोन आ रहा है, होल्ड करना। हेलो, हेलो सर, गुड इवनिंग। सर मेरे को बात करनी थी एक।
हेलो, आवाज आ रही है ना? अब देखो, कहाँ थे हम? क्या पढ़ा रही थी मैं? मैम एक्सपर्ट विटनेस के बारे में। एक्सपर्ट के बारे में, हाँ। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ए ने क्या कर दिया, बी का मर्डर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, डॉक्टर आएगा, डॉक्टर इसे चेक करेगा कि ये जो पर्सन जिसका मर्डर हुआ, क्या इसने सुसाइड किया या फिर इसने मर्डर किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक्सपर्ट ओपिनियन, जो एक्सपर्ट विटनेस है वो सिर्फ अपना ओपिनियन बता रहा है, उसने सच्चाई, उसने सच में किसी का मर्डर होते हुए नहीं देखा। आई होप आपको उसका डिफरेंस पता लग गया होगा कि क्या है डिफरेंस। ये पेपर में आता नहीं है, हाँ लेकिन नॉलेज के लिए 2-3 पॉइंट्स कर लेना बस, ठीक है। अब जैसे कि कैन नॉट गिव डिटेल्स इफ इज एक्सपेरिमेंट्स, इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं होता, लेकिन इसमें एक्सपेरिमेंट होता है। यहाँ पर जो हमारा ऑर्डिनरी विटनेस होता है, वो कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर रहा है, उसने जो देखा उसने जाके बता दिया कोर्ट में, ठीक है। और एक्सपर्ट ओपिनियन एक्सपेरिमेंट करेगा भाई, डेड बॉडी आएगी, ठीक है, जिसका मर्डर हुआ, पोस्टमार्टम करेगा, सारा सब कुछ करेगा। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होता है और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं होता, बस 2 पॉइंट्स कर लो, इनफ है, ठीक है। बाकी हाँ अगर अगर आपको पढ़ना है, एक बार रीड इसे कर लेना, कोई डाउट होगा तो फिर मेरे से पूछ लेना। अब ये बात कर रहे हैं 41, ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर। बहुत आसान है भाई। 41 क्या, ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर व्हेन रेलिवेंट। कह रहा है कि भाई जब हैंड राइटिंग से, सिग्नेचर से रिलेटेड कोई ओपिनियन देना है तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन देगा, कोर्ट तो देगा नहीं। और वो जो भी ओपिनियन देगा, हाँ भाई ये हैंड राइटिंग मैच करती है इसके साथ या मैच नहीं कर रही है, तो वो सारी चीजें क्या मानी जाएंगी, रेलिवेंट मानी जाएंगी। ज्यादा नहीं इसमें करना, क्या पढ़ेंगे, when the court has an opinion that who has written or signed a document, the court will consider the opinion of a person। कह रहा है कि जब कोर्ट को क्या चाहिए, ओपिनियन चाहिए, राइटिंग से, साइन वगैरह से, किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो वो क्या कंसीडर करेगा, किसी ओपिनियन को कंसीडर करेगा। हु इज एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग, भाई जिसको क्या है, नॉलेज है हैंड राइटिंग के बारे में। अब आपको पता होगा कि अब हम नहीं ऐसे पहचान सकते कि कौन सी आइडेंटिटी किसकी है, लेकिन उन्हें पता लग जाएगा क्योंकि भाई उनके पास नॉलेज है, स्किल्स हैं, कुछ अच्छे वाले स्किल्स हैं जो हमारे पास नहीं है। द पर्सन विल गिव एन ओपिनियन, फिर भाई वो पर्सन क्या करेगा, पर्टिकुलर हैंड राइटिंग पे अपने ओपिनियन देगा और कोर्ट उसको रेलिवेंट मानेगा, बस, ठीक है। हाँ मैम। हु हैज सीन अ पर्सन राइटिंग रिसीव द डॉक्यूमेंट, अरे इतना नहीं, ये मत करना, ये करने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना तक करना कि कौन सी हैंड राइटिंग किसकी है, नहीं है, वो ओपिनियन देगा, वो रेलिवेंट माना जाएगा। अब है क्लॉज नंबर 2। क्लॉज नंबर 2 बोलता कि व्हेन द कोर्ट हैज टू मेक एन ओपिनियन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन, जब क्या है, कोर्ट को क्या चाहिए, ओपिनियन चाहिए। अब देखो, जब जब भी हम क्लॉज नंबर 2 पढ़ रहे हैं, वहां पे क्या वर्ड आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड आ रहा है। तो ध्यान रखना, हमने पहले पढ़ा था सेक्शन नंबर 39, 39 में भी क्या था, क्लॉज नंबर 2 में इलेक्ट्रॉनिक था, और 41 के भी 2 में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करी गई है। कि भाई अगर कोर्ट को पता करना है कि ये जो, मान लो हमारा फोन है, हमारे फोन में ये जो फोटो आई है, इसमें सिग्नेचर किसने किया है, तो वो भी कौन करेगा, एक एक्सपर्ट करेगा जिसके पास स्किल्स है, नॉलेज है, और वो बताएगा, जो भी वो कहेगा वो रेलिवेंट माना जाएगा। क्लियर है? हाँ मैम। अब आता है 42, ओपिनियन एज टू एक्सिस्टेंस ऑफ अ जनरल कस्टम और राइट व्हेन रेलिवेंट। अच्छा, अरे यार, जहां पर भी ये जनरल कस्टम और राइट आता है, मेरे को सबसे बोरिंग सेक्शन लगता है। मतलब क्या यार, अब जैसे कि कोई कस्टम है, कोई राइट है, ठीक है। अब उससे रिलेटेड कोर्ट को नॉलेज नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा, एक्सपर्ट ओपिनियन को कहेगा कि भाई ये कस्टम है, आप इसके ऊपर क्या करो, अपना ओपिनियन दो। कस्टम के ऊपर कौन देगा अपना ओपिनियन, जैसे हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होगी, डॉक्टर नहीं देगा।
जिसे हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है, जिसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, वही हमारे कस्टम वगैरह राइट्स वगैरह के ऊपर जो एक्सपर्ट होगा, जिसके पास स्किल्स होगा, नॉलेज होगा, वही क्या करेगा, एविडेंस सॉरी ओपिनियन देगा, और वो रेलिवेंट माना जाएगा। इसमें सिर्फ इतना ही करना है, सिर्फ इतना ही है और इतना ही करना, और कुछ मत करना। अब आता है 43। अब यहाँ तक समझ आ रहा है? हाँ मैम। अब है 43, ओपिनियन एज टू यूसेज tenants etc when relevant। अच्छा जी, ये कह रहा है कि when court has to form opinion, जब कोर्ट को क्या करना है, ओपिनियन फॉर्म करना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा? यूसेज tenants anybody man और फैमिली। आप यूसेज का मतलब समझते हो? जो कोई रीति रिवाज या फिर कोई ऐसी चीज जो कि बहुत सालों से चली आ रही है, हम्म, जैसे कि शाम को पूजा करना। मैम कोई ठीक है, प्रथा। हाँ 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 हाँ, जैसे कि हम शाम को पूजा करते हैं ना, वो चला आ रहा है हमारे घर में, चला आ रहा है। तो इस तरीके का यूसेज जो कि चला आ रहा है काफी टाइम से, लोगों की घरों में लोग वगैरह हर कोई क्या कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। हर कोई नहीं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, हमारे इंडिया में हम थोड़ी सी आगे जाते हैं तो वहां पे रिलीजन अलग हो जाता है, स्टेट अलग हो जाती है, लैंग्वेज अलग हो जाती है। तो कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज को लेके कोई यूसेज है, अगर वहां पर कोर्ट को नहीं पता कि भाई ये अ, इससे यूसेज से रिलेटेड उसे नॉलेज नहीं है, तो वो फिर किसी थर्ड पर्सन को कहेगा कि भाई अपना ओपिनियन दो किसी यूसेज पर, जो कि आपने प्रथा बोला वो बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट, कोई रिलीजियस चैरिटेबल फाउंडेशन से रिलेटेड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड, अगर कई बार क्या होता है कि उससे क्या चाहिए होता है, ओपिनियन चाहिए होता है, वो तो वो ले सकता है। मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड टर्म्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कोई किसी भी तरह का वर्ड, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वर्ड्स का मतलब हमें भी नहीं पता होता, तो किसी वर्ड का मतलब इंटरप्रिटेशन करना, जैसे कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका अलग अलग मतलब होता है, तो उस पर इंटरप्रिटेशन करना कि भाई इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, है ना। तो बोलते कि वहां पर वो क्या ले सकता है, किसी थर्ड पर्सन का ओपिनियन ले सकता है। क्लियर है? हाँ मैम। बस यहाँ पर वही लिखा कि ओपिनियन अपना क्या देगा, सॉरी एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देगा। ठीक है। हाँ मैम। हम्म। अब है हमारा 44, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलिवेंट। अब ये हम अभी पढ़कर आए थे इससे पिछले वाले टॉपिक में। हम्म, मेरे याद नहीं है हमने कहाँ पढ़ा था। ये है सेक्शन नंबर 44, कि किसी रिलेशनशिप के ऊपर क्या करना, अपना ओपिनियन देना। रिलेशनशिप, ठीक है, रिश्ते जो हमारे होते हैं उस पर अपना ओपिनियन देना। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब किसी कोर्ट को क्या करना है, कोई ओपिनियन फॉर्म करना है किसी रिलेशनशिप पर, किस पर, रिलेशनशिप पर, तो एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट एज अ मेंबर ऑफ अ फैमिली और अदरवाइज, क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट, वो कैसे, अपने कंडक्ट के साथ क्या कर रहे हैं, अपने कंडक्ट के साथ क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। कौन करेगा भाई? अब इसमें थर्ड पर्सन हम किसी डॉक्टर को थोड़ी लेकर आएंगे किसी का पता कराने के लिए कि इनका रिलेशनशिप क्या है, नहीं। हम किससे पता कराएंगे? हम मेंबर्स ऑफ फैमिली से कराएंगे, जो फैमिली के मेंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी का मर्डर कर दिया, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था ना कि उसके आसपास 4 घर हैं और उनको रोज आवाज आती थी कि हाँ ये लड़ाई कर रहे हैं और पक्का इसी ने इसी को मारा को, तो वो अपना ओपिनियन दे रहा है किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप पर। तो कहते हैं कि वो सारी चीजें फिर क्या मानी जाएंगी, रेलिवेंट मानी जाएंगी। अब देखो यार, हम थर्ड पर्सन को क्या बोल रहे हैं कि इसके पास स्पेशल स्किल्स और नॉलेज है। और यहाँ पर क्या आएगा, नॉलेज आएगा, कि भाई किसी पर्टिकुलर पर्सन को इनके रिलेशनशिप के बारे में नॉलेज है, वो अपना क्या बता रहा है, अपना नॉलेज, उसको जितना पता है वो उसे बता रहा है, कोर्ट को बता रहा है। तो इसमें मेंबर्स भी हो सकते हैं और अदरवाइज कोई और भी हो सकता है, जिसे क्या है, स्पेशल नॉलेज है। देखो यहाँ पर हम सिर्फ वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, स्पेशल नॉलेज, और कोई वर्ड नहीं हम यूज कर रहे हैं कि उसके बाद स्किल्स, स्किल्स वर्ड हमने यहाँ पर यूज नहीं किया, क्योंकि स्किल्स वर्ड प्रोफेशन में यूज किया जाता है या फिर किसी ऐसी चीज में यूज किया जाता है जो कि हर किसी के पास नहीं होती।
ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ नॉलेज वर्ड यूज करेंगे और वो रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। क्लियर है? हाँ मैम। अब देखो जी, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं कि ये जो ओपिनियन देगा वो सफिशिएंट नहीं होगा। सफिशिएंट नहीं होगा क्या करने के लिए? किसी की मैरिज को प्रूव करने के लिए इन इन सेक्शंस के अंदर और इस एक्ट के अंदर, इंडियन डाइवोर्स एक्ट के अंदर, और बीएनएस का सेक्शन है 82 और 84। 82 हमारा बाइगैमी के बारे में बात करता है, 84 मेरे को याद नहीं है, 82 बाइगैमी के बारे में बात करता है। क्या होता है बाइगैमी? हम्म मैम जो दो दो शादी करते हैं, हम्म एक होके भी दूसरा शादी किया जाता है। हाँ, वही होता है बाइगैमी। ठीक है, सेक्शन नंबर 45, ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट। कह रहा है कि व्हेन ओपिनियन ऑफ अ लिविंग पर्सन इज रेलिवेंट, कोई इंसान जिंदा है, उसका ओपिनियन रेलिवेंट माना जाएगा। कह रहा है द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई ओपिनियन दिया, मान लो आप कोर्ट हो, मैंने आपको कोई ओपिनियन दिया कि हाँ सर ये तो ऐसा करता है, मैं इसे रोज देखता हूँ, ये रोज गलत काम करता है, ये रोज पैसे चुराता है। तो क्या, जब जिस ग्राउंड पर हम क्या दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, मान लो मैं कहती हूँ कि हाँ सर ये तो जो बी है, पर्सन है, ये रोज चोरियां करता है, ये रोज किसी ना किसी से पिटाई खाता है क्योंकि ये चोरी करता है। तो कहते हैं जिस बेस पर आप ग्राउंड, जिस ग्राउंड पर आप क्या दे रहे हो, ओपिनियन दे रहे हो, वो रेलिवेंट माना जाएगा। इसमें हम किसी भी तरह का स्किल्स और नॉलेज नहीं वर्ड यूज किया गया। इसमें कह रहा है कि किसी ग्राउंड पर बेस अगर आप कोई ओपिनियन दे रहे हो तो वो रेलिवेंट माना जाएगा। क्लियर है? हाँ मैम। क्लियर है ना यहाँ तक? आगे हाँ मैम। पढ़ाऊं कि इतना काफी है आज के लिए? नहीं मैम, 50 तक करा दीजिए। ठीक है, अब है करेक्टर व्हेन रेलिवेंट। करेक्टर व्हेन रेलिवेंट, पहले ना इसे ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर ये करेक्टर का मतलब क्या है। जैसे कि कोई अच्छा इंसान है, कोई बुरा इंसान है, ठीक है, कोई कोई चोरी करता है, ठीक है, किसी की रेपुटेशन अच्छी है, किसी की रेपुटेशन बुरी है सोसाइटी में, ये करेक्टर होता है। करेक्टर बोलते कि इंडियन लॉ में तो कहीं डिस्क्राइब नहीं किया गया, डेफिनेशन नहीं कहीं लिखी गई, लेकिन ये करेक्टर क्या होता है, बहुत सारी क्वालिटीज और ट्रेड्स को मिलाकर करेक्टर कहा जाता है। जैसे कि कोई इंसान अच्छा है, बुरा है, कोई ये भाई ये तो इंसान बहुत झूठ बोलता है, मैं नहीं इससे बात करूंगा, होता है ना ऐसा। तो कहते हैं ये किसी इंसान की सोसाइटी में कितनी रिस्पेक्ट है, कितनी नहीं है, उसकी लोग बेइज्जती क्यों करते हैं, ये सारी चीजें करेक्टर होता है। जैसे कि होनेस्टी, गुड नेचर, मॉडेस्ट, वायलेट टेम्पर, किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, ये सारी चीजें करेक्टर में आती हैं। करेक्टर में दो तरीके की चीजें आती है, एक आती है रेपुटेशन, दूसरा होता है डिस्पोजिशन। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, कोई सेक्शन नहीं है, अभी सिर्फ करेक्टर का मतलब पढ़ा रही हूँ। रेपुटेशन कि क्या लोग सोचते हैं किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में, क्या इसकी इज्जत करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी बेइज्जती करता है कोई, या ये चोरियां करता है, ये वो इस तरह का क्या होता है रेपुटेशन, कि क्या लोग सोचते हैं किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में। डिस्पोजिशन, व्हाट पर्सन टेल बाय हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। एक हो गया सोचना, इसमें क्या वर्ड आ जाएगा, सोचना, कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। यहाँ पर आएगा कि लोग अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं मेरे बारे में कि हाँ भाई मैम तो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं अच्छा नहीं पढ़ाते, इनके नोट्स अच्छे नहीं होते। ये होता है डिस्पोजिशन। एक होता है रेपुटेशन, दूसरा होता है डिस्पोजिशन करना। यहाँ तक क्लियर है? हाँ मैम। हम्म अब आता है सेक्शन नंबर 46। 46, इन अ सिविल केसेस, करेक्टर टू प्रूव अ कंडक्ट इम्प्यूटेड इररिलेवेंट। मतलब जनरल रूल पहले समझेंगे, अदरवाइज सेक्शन समझ नहीं आएगा। कहता इन सिविल केसेस कि जो करेक्टर होता है, करेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल इज रेलिवेंट। किसी पर्टिकुलर इंसान का करेक्टर वो रेलिवेंट माना जाता है, मानना जाएगा। कोर्ट के अंदर अगर कोई केस आया और कोई इंसान आके बोल रहा है कि नहीं सर ये तो चोरी करता ही नहीं है, इसकी तो बड़ी अच्छी इज्जत है हमारे सोसाइटी में, तो वो रेलिवेंट माना जाता है। इट
lays the principle that the character of a party as a piece of evidence cannot be used. एक सेकेंड, इसमें यहाँ पे लिखा होगा क्रिमिनल केसेस में, देखो इसमें ये कह रहा है कि सिविल केसेस में वैसे तो रेलिवेंट होता है, लेकिन ध्यान रखना सिविल केसेस में ये रेलिवेंट नहीं होगा। सिविल केसेस में करेक्टर इररेलिवेंट होता है। जो ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस होते हैं वहां पर करेक्टर को मायने दिया जाता है, अदरवाइज नहीं दिया जाता। तो एग्जाम्पल क्या है कि भाई ए क्या है, एक तो ए तो बिजनेसमैन है और उसके ऊपर चार्जेस लग गए फ्रॉड के। तो इन दिस केस नो एविडेंस ऑफ द फैक्ट कैन बी ट्रीटेड एज रेलिवेंट, क्योंकि ये क्या है, ये एक सिविल केस है। उस सिविल केस के अंदर ये एविडेंस नहीं लिया जाएगा कि ये हॉनेस्ट मैन है। नो एविडेंस ऑफ द फैक्ट कैन बी ट्रीटेड एज द रेलिवेंट विच स्टेट्स दैट, कहाँ गया, विच स्टेट्स दैट ही इज एन हॉनेस्ट मैन। सिविल केसेस में नहीं लिया जाता। मैं हमेशा भूल जाती हूँ ये वाली बात कि सिविल केसेस में मैंने पेपर में भी गलती करी, मैं रेलिवेंट लिख कर आ गई। सिविल केसेस में इररेलिवेंट होता है। ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं, किसी में कुछ कह रहा किसी में कुछ, लेकिन याद रखना सिविल केसेस में इररेलिवेंट होता है। और मैं सोचती थी कि सिविल में रेलिवेंट होता है, क्रिमिनल में इररेलिवेंट होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हॉनेस्ट मैन वाला याद रखना, तो वही समझ आ जाएगा आपको सारा कुछ। ठीक है, हाँ मैम। क्योंकि पता क्या, ऐसा ऐसा इन्होंने क्यों बोला है, क्योंकि ना जो सिविल केसेस है जैसे चोरी, चोरी हो गया, फ्रॉड करना, या ऐसी छोटी मोटी चीजें, इंसान कभी भी बेईमान हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो, एक अच्छा खासा इंसान हमें दिख रहा है कि हाँ भाई पैसे वाला, लेकिन वो भी चोरी कर सकता है। ठीक है, वो भी धमका सकता है, किसी को कॉर्शन कर सकता है। तो कहते हैं कि सिविल केसेस में हम नहीं मानेंगे, लेकिन एक क्रिमिनल केस, फॉर एग्जांपल रेप, किसी की बहुत अच्छी खासी रेपुटेशन है और उसके ऊपर चार्जेस लगाए, भाई इसने तो रेप किया, तो वहां पर वो करेक्टर रेलिवेंट होगा। फिर पूरी सोसाइटी में जा जाके पूछेंगे क्या भाई ये ऐसा आप लगता था इससे पहले, क्या इसने पहले ऐसा कुछ गलत काम किया, नहीं किया। तो वहां पर क्रिमिनल में रेलिवेंट होता है, सिविल में रेलिवेंट नहीं होता। ठीक है, हाँ मैम। The reasons behind irrelevancy are that अच्छा, कहते क्या रीजन है, यहां से करना, ये मत करना ये करने की जरूरत नहीं है। The reasons behind the irrelevance are that a case has to be decided based on the fact of the case। कहते हैं कि सिविल केस में जब कोर्ट डिसाइड करता है ना केस, तो वो फैक्ट के ऊपर करता है, करेक्टर के ऊपर नहीं करता। हमें करेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये यहाँ पर रीजन लिखा गया है, तो ये पेपर में जरूर लिख कर आना कि क्या रीजन है। जनरल केसेस में, सिविल केसेस में करेक्टर इररेलीवेंट होता है, लेकिन दो एक्सेप्शंस। अब ये ना आपका लॉन्ग में बन सकता है क्वेश्चन, तो अगर आएगा तो लिखना है। ऐसा मत करना एक्सेप्शन आप बाद में लास्ट में लिख रहे हो, इसके साथ ही इसी वाले सेक्शन के अंदर लिखना। एक है सेक्शन नंबर 50 जो कि इसका एक्सेप्शन है, और दूसरा है 46, और दूसरा है 46। 46 में क्या कहा गया, 46 की लास्ट लाइन जो लिखी गई है, 46 पूरा नहीं, जो 46 की जो लास्ट लाइन लिखी गई है वो भी एक एक्सेप्शन है। अभी हम 46 ही तो पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि किसी के करेक्टर से हमें अंदाजा हो रहा है कि हाँ यार ये ऐसा काम कर सकता है, तो वो एक्सेप्शन में फिर हम उसे रेलिवेंट मानेंगे। ये मैंने हिंदी में लिखा है कि अगर किसी का करेक्टर रेलिवेंट फैक्ट से बाहर निकल कर आ रहा है, उभर कर आ रहा है कि हाँ भाई ये तो रेलिवेंट हो सकता है, यहाँ यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, तो वो हम फिर उसे रेलिवेंट मानेंगे। एक्सेप्शन की बात कर रही हूं मैं, अदरवाइज नहीं मानेंगे। एक्सेप्शन किसका, कि भाई सिविल केस में रेलिवेंट माना जाएगा। क्लियर, समझ आया। हाँ मैम। अब है 50वां। 50 बात कर रहा है करेक्टर एज अफेक्टिंग
damages in a civil case, evidence of the good and bad character of the person that is receive the amount of damages are irrelevant. कहते irrelevant है भाई, सिविल केसेस में अच्छा करेक्टर बुरा करेक्टर कुछ भी irrelevant, लेकिन कहते करेक्टर ऑफ ओरिजिन प्लेंटिव इज रेलिवेंट, लेकिन जो प्लेंटिव होता है उसका करेक्टर रेलिवेंट माना जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं। इन अ केस ऑफ एक्शन ऑफ डैमेजेस, डैमेजेस का मतलब समझते हो, वो करना, कंपनसेशन लेना, ठीक है। इन अ केस ऑफ द एक्शन ऑफ डैमेजेस फॉर रेप एंड सिडक्शंस, द करेक्टर ऑफ द प्लेंटिव इज रेलिवेंट। कहते यहाँ पर करेक्टर क्या माना जाएगा, रेलिवेंट माना जाएगा। रेप के रिगार्डिंग अगर कोई आप डैमेजेस ले रहे हो, as it is likely to affect the damages that the plaintiff out to receive। कह रहा है कि अगर आपकी वजह से, फॉर एग्जाम्पल ए की वजह से बी की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई, डिसरिस्पेक्ट हो गई, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट हो गई, तो बी क्या करेगा, डैमेजेस लेगा, डैमेजेस लेगा। और यहाँ पर ए का करेक्टर बी का करेक्टर रेलिवेंट माना जाएगा, ठीक है। इसमें हाँ एक और मैम। इसमें एक और एग्जांपल लिखा है, when the character of the party is itself a fact of issue। कहते जब जो करेक्टर है ना, जो करेक्टर है, जैसे मान लो आप हो, अम, जैसे मान लो कि आपका अच्छा करेक्टर है, गुड करेक्टर है, गुड करेक्टर है, यहाँ पर फैक्ट इन इशू में ही ये क्वेश्चन आ गया, कोर्ट में यही क्वेश्चन उठकर आ गया कि क्या इसका अच्छा करेक्टर है या बुरा करेक्टर है। तो वहां पर अगर मैं आपका एविडेंसेस देती हूँ कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी लड़की है, तो वहां पर वो फिर रेलिवेंट माना जाएगा। अब इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे नहीं छोड़ सकते हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कह रहा है कि व्हेन द करेक्टर ऑफ द पार्टी, जब पार्टी का करेक्टर क्या हो, फैक्ट इन इशू में हो और उसका एविडेंस देना ही पड़ेगा, फिर वहां पर रेलिवेंट हो जाएगा सिविल केस में, ठीक है। एग्जाम्पल एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। इफ द डाइवोर्स इज सॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी ऑफ हस्बैंड इन सच केसेस। अच्छा, मान लो कि किसी हस्बैंड के ऊपर क्या लगे कि भाई इसने तो अपनी घरवाली को मारा है, पिटाई करी इसकी, तो यहाँ पर हम उसका करेक्टर पता करेंगे कि वो कैसा है ना, कि वो क्या उसने पहले भी मारा था या नहीं मारा था, तो वहां पर करेक्टर फिर रेलिवेंट होगा। क्लियर है? हाँ मैम। इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड करेक्टर इज ए रेलिवेंट। मैंने समझाया कि क्रिमिनल केसेस में रेलिवेंट होगा। प्रीवियस गुड करेक्टर इज रेलिवेंट, द रीजन बिहाइंड दैट कि बेसिक ह्यूमन फिलोसफी दैट अ पर्सन ऑफ अ गुड करेक्टर विल नॉट जनरली रिसोर्ट टू अ क्रिमिनल एक्शन। कि जो एक अच्छा करेक्टर वाला इंसान, इज्जतदार जो लड़का होगा या कोई भी पर्सन, वो क्या नहीं करेगा, वो कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं करेगा। अब देखो जी, चोरी हो गई, चोरी एक छोटी चीज है, ठीक है, झूठ बोलना, डेफोमेशन करना छोटी चीज है, लेकिन रेप, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, ये सारी ही चीजें बड़ी हैं। तो कहते हैं कि कोई अच्छा करेक्टर वाला इंसान क्रिमिनल एक्ट नहीं करेगा। अगर किसी ने क्रिमिनल एक्ट किया तो फिर हम उसका करेक्टर देखेंगे। इफ गुडनेस इज अप्रूव्ड, देखो कई बार क्या होता है कि कई बार ना ये प्रूफ कर दिया जाता है कि भाई ये तो बड़ा भला इंसान है, ये तो ऐसा मर्डर वगैरह कर ही नहीं सकता, किसी ने इसे फंसा दिया। तो उन वाले केसेस में जब हमें उसके अच्छे होने का प्रूफ मिल जाए, उसके अच्छे होने का प्रूफ मिल जाए, तो वहां पर वो फिर क्या माना जाएगा, रेलिवेंट माना जाएगा, और उसे ऐसा मान लिया जाएगा कि एक भला इंसान है, इसने ऐसा नहीं किया है। क्लियर है? हाँ मैम। ओके। अम ये केस, इसमें ना ये बात कर रहा है प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस की, ठीक है। अब जैसे कि इन द प्रोसेस, ये 71 74 टू 78 ये हमारे बीएनएस का बात करता है रेप के बारे में। ये वाला सेक्शन हमारा बात कर रहा है सिर्फ रेप के बारे में। रेप हो गया, 74 क्या था हमारा,
गैंग रेप के बारे में, ठीक है। और 78 तक कुछ इसी तरीके से हमारा चल रहा है। रेप रेप से रिलेटेड ही केसेस हैं सारे बीएनएस के। 64 भी यही है। तो कहता कि अगर यहाँ पर ना, मान लो किसी लड़के ने लड़की के साथ रेप किया, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, एक क्वेश्चन उठकर आया कि क्या यहाँ पर लड़की की कंसेंट थी या नहीं थी, ठीक है, क्या थी, लड़की की कंसेंट थी या नहीं थी। तो लड़का ये नहीं बोल रख सकता कि इसने किसी और के साथ भी ये काम किया इसलिए मैंने इसके साथ किया। समझ रहे हो? व्हेन द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज एन इशू, जब लड़की के कंसेंट के बारे में क्वेश्चन उठ जाए कि क्या लड़की की कंसेंट थी, अगर तो लड़की की कंसेंट थी फिर तो रेप नहीं होगा, अगर कंसेंट नहीं थी फिर तो हम रेप मानेंगे, है ना। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि एविडेंस ऑफ अ कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम, विक्टिम कौन, लड़की जिसके साथ बुरा हुआ है, कहते हैं कि यहाँ पर फिर कैरेक्टर जो विक्टिम का होगा कि क्या उसके पास ऐसा सेक्सुअल एक्सपीरियंस था पहले, उसने किसी और के साथ किया था सेक्सुअल इंटरकोर्स, नहीं किया था, या वॉट एवर कुछ भी, तो कहते ये रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। लड़का ये नहीं बोल सकता कि इसने तो मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा कंसेंट के साथ किया था तो इसलिए मैंने इसके साथ ऐसा कर दिया, तो नहीं, वो बोलते कि ये सारी चीजें रेलिवेंट नहीं मानी जाएंगी। क्लियर है? यहाँ पर सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा लड़की से, विक्टिम से, कि क्या आपकी कंसेंट है। अगर उसने बोला हाँ तो रेप नहीं होगा, अगर उसने बोला ना तो रेप मान लिया जाएगा। और यहाँ पर वो जो लड़का होगा जो कि अक्यूज्ड पर्सन होगा, वो ये नहीं बोल सकता कि इसने तो मेरे दोस्त के साथ भी किया है या फिर इसके पास पहले से सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, तो मतलब कि मेरे साथ कर लिया तो क्या ही हो गया, तो ऐसा नहीं बोल सकता। और यहाँ पर इसका ओपिनियन नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर हाँ बस इतना ही है। यहाँ पर एक मिनट में हाईलाइट कर देती हूँ, ये वर्ड बहुत जरूरी है, प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस इज नॉट रेलिवेंट, ये रेलिवेंट नहीं माना जाएगा इन सर्टेन केसेस। किस किस केस में नहीं माना जाएगा, सेक्शन नंबर याद करो, 64 to 71, 74 to 78 ऑफ बीएनएस, जो कि रेप के बारे में बात करता है। अगर हो सके तो जब ये सेक्शन आप लिखोगे अपने नोट्स वगैरह में कहीं पर भी याद करोगे तो सेक्शन नंबर लर्न कर लेना, जैसे कि लिखोगे तो लिख लेना कि 64 डील्स विद रेप, गैंग रेप, ये वगैरह वगैरह, ताकि पता रहे कि कौन कौन सा सेक्शन है। ठीक है। हाँ मैम। अब है सेक्शन नंबर 49, प्रीवियस बैड करेक्टर नॉट रेलिवेंट। जैसे कि किसी ने, कोई पहले चोरियां करता था और अब वो चोरी, उसने चोरी करनी छोड़ दी। अब यहाँ पर क्या हुआ, एग्जाम्पल लेते हैं, ए ने बी के ऊपर कहा कि भाई इसने क्या किया, चोरी की। जो बी पर्सन है वो पहले चोरी करता था लेकिन अब उसने करनी छोड़ दी, थेफ्ट करना छोड़ दिया। तो कहते हैं कि प्रीवियस बैड करेक्टर रेलिवेंट नहीं है, जो प्रीवियस का बैड करेक्टर है वो रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बार बार चोरी करता है, अब मतलब उसने चोरी करनी छोड़ दी, फिर किसी ने उसके ऊपर क्या लगा दिया, केस कर दिया, भाई इसने तो मेरा सामान चुरा लिया, तो और फिर वो ये नहीं बोल सकता कि सर ये तो पहले भी चोरियां करता था, नहीं। कहते कि प्रीवियस बैड करेक्टर इज नॉट रेलिवेंट, रेलिवेंट नहीं होगा। इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स the fact that accused has a bad character is irrelevant। क्रिमिनल केसेस में कि भाई ये तो पहले भी चोरी करता है, इररेलीवेंट, कोई मायने नहीं रखेगा जब तक वो एविडेंस ना ला कर दे दे। समझ रहे हो? मतलब देखो, पहली बात तो कोर्ट में ये बात नहीं उठाई जाएगी गुड करेक्टर और बैड करेक्टर की, ये बात नहीं उठाई जाएगी। क्लियर? अगर किसी ने ये बात उठा ली कि भाई ये तो पहले भी चोरियां करता था, तो वहां पर फिर उसे क्या है, फिर उसे एविडेंस देना पड़ेगा गुड करेक्टर का। हालांकि इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें 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 क्या फर्क पड़ रहा कि भाई ये पहले चोरी करता था नहीं करता था, हम तो इसका आज वाला केस देख रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर किसी ने उसका बैड करेक्टर के लिए बोला, तो आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपना गुड करेक्टर का एविडेंस लेकर आ सकते हो। क्लियर है? हाँ मैम। अब कह रहा है कि व्हेन बैड करेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इटसेल्फ इन फैक्ट इन इशू। अब ये कब होगा, एविडेंस कब आप लेकर आओगे अपने अच्छाई के बारे में, कब, जब ये क्वेश्चन उठ जाए कोर्ट में तभी लेकर आओगे, अदरवाइज क्या जरूरत है कि भाई मैं तो बड़ा भला इंसान हूं, हम क्यों बताएंगे।
जब ये क्या आ जाए, फैक्ट इन इशू में क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये तो बुरे करेक्टर का है, और बोलते प्रीवियस कन्विक्शन, उस किसी को पहले जेल हो चुकी है, प्रीवियस कन्विक्शन रेलिवेंट माना जाएगा। प्रीवियस कन्विक्शन, मान लो कि कोई इंसान है, वो पहले 2 बार जेल जा चुका है और तीसरी बार उसे अब फिर पकड़ लिया गया, तो कहते हैं कि यहाँ पर ये एविडेंस एज एविडेंस माना जाएगा। किसका एविडेंस माना जाएगा? बैड करेक्टर का एविडेंस माना जाएगा। क्लियर है? जी मैम। एक्सेप्शंस भी है अब इसमें कुछ। एक्सेप्शन क्या है? व्हेन कब बैड करेक्टर रेलिवेंट होगा? सेक्शन नंबर 49 का एक्सेप्शन नंबर 2 में, जब बैड करेक्टर फैक्ट इन इशू में हो तो बैड करेक्टर रेलिवेंट होगा। टू रिबर्ट प्रायर एविडेंस ऑफ अ गुड करेक्टर, जब कोई बार बार क्या कर रहा है, इसके बैड करेक्टर को कह रहा है, और फिर क्या बोलते हैं कि उसके गुड करेक्टर के बारे में हमें नहीं पता लग रहा कि ये अच्छा इंसान है, बार बार सारे लोग इसके बारे में बुरा बोल रहे हैं, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन बस ज्यादा डिटेल में मत याद करना, बस ऐसे ही पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 इस तरीके से लर्न कर लेना, ठीक है? जी मैम। बस इतना ही है। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। और 50वां सेक्शन मैंने ऊपर ही करा दिया था, ठीक है, ये रहा, यहीं करा दिया था मैंने, कवर करा दिया था। बाकी कल हम करेंगे 51 to 53। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ये वाला टॉपिक है ना, ऑन प्रूफ, ये इतना जरूरी नहीं है, ये पेपर में भी नहीं आता है, ये फालतू का ही है बस। अच्छा हाँ, अब मैंने आपको एक चीज बोलनी थी कि आज आपको मैं 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ लिखने के लिए। मैंने आपको प्रॉपर समझाया है कि किस तरीके से पेपर